हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज से हम लोग पेपर 7 के भाग 2 पर चर्चा चालू करेंगे। ठीक है, तो सीजीपीएससी पेपर नंबर 7 अगर जनरली हम लोग देखें तो सामान्य अध्ययन का पेपर 5 है। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 अगर देखें तो ये पेपर नंबर 7, तो सामान्य अध्ययन का पेपर 5 और ऐसे में पेपर 7। पेपर 5 सामान्य अध्ययन का पेपर 5 हो गया। और अगर हम लोग निबंध और पहला पेपर जो कि भाषा का है, अगर इसको हम लोग इंक्लूड कर दें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पेपर 7 हो जाएगा। तो पेपर 5 के भाग 2 को देखें और आज से हम लोग पेपर 7 पर डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। तो रेगुलर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं ताकि आपको चीजें ठीक ठाक ढंग से प्राप्त हो। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। तो आज हम लोग पेपर 5 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 2 का वेटेज लगभग 60 से 70 नंबर का है। सीजीपीएससी मेंस पेपर 5 में ये जो भाग 2 है, इसमें ठीक है क्या नंबर लगभग 60 से 70 ठीक है होते हैं और 70 नंबर के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं भाग 2। भाग 2 में है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है भाग 2। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहला टॉपिक जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या नाम है इसका? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है यही है। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, IMF इसी को आप लोग कहते हो, है ना। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी, आप सभी को पता है। ठीक है, दो देश थे, एक तो मित्र राष्ट्र थे और एक क्या धुरी राष्ट्र। दोनों में आपस में क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। इसी समय एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ अमेरिका में। एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ लोगों को लोन देने का, और लोन देकर के क्या करने का, पैसा कमाने का। क्या है, जब नंबर 2 का जो चल रहा था विश्व युद्ध, उसमें जो दो मुख्य देश है वो आपस में जूझ रहे थे। आपस में जूझने के साथ साथ उनकी पूंजी भी खत्म हो रही थी, और पूंजी जब खत्म हो जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। अर्थव्यवस्था जब खराब हो जाती है तो दयनीय हो जाती है वहां की जनजीवन, और जनजीवन प्रभावित होने लगता है। तो अमेरिका ने इस समय ठीक है लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए भी कह सकते हैं, लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से भी कह सकते हैं, एक संस्था बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहे हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट आया है 1944 में। क्या हुआ, इसकी संरचना 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स। सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी संरचना तैयार हुई थी कि एक संस्था बनाएंगे। संस्था का नाम क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। और इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हम अलग अलग देशों को क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को क्या कर सके, सुधार सके। ठीक है, ये इससे बहुत लाभ भी हमको हुआ, आगे इस चीज को भी समझेंगे। तो इसकी संरचना बनी है
1944 संरचना बन गई है, लेकिन इसका गठन हुआ है, आया है गठन, ठीक है, स्टैब्लिश हुआ है। इसका गठन हुआ 27 दिसंबर, गठन 27 दिसंबर 1945। अगले साल इसका क्या हुआ गठन, एक साल के बाद गठन कहां हुआ, तो यही हुआ है, ठीक है। तो गठन हो गया, पहले क्या बना था, संरचना बना था, अब इसको प्रॉपर क्या कर दिए हैं, स्ट्रक्चराइज कर दिए हैं, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, मॉडल बना दिए, गठन हो गया। और गठन हुआ, गठन होने के बाद काम चालू हुआ, क्या चालू हुआ, इनका काम चालू हुआ 1 मार्च। तो 3 डेट को याद रखना, कार्य प्रारंभ 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 में इसने क्या किया है, काम को चालू किया है। आईएमएफ के बारे में सबसे पहली बात क्या है, तो ये एक लोन देने वाली संस्था है। कैसी संस्था है, किस स्तर पर लोन देगी, तो ये विश्व की संस्था है जो विश्व के अलग अलग देशों को लोन देगी। लोन क्यों देगी, क्या काम आएगा, क्या उसका काम है, क्या उसका उद्देश्य है, उसको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल लोन देने वाली संस्था है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। फंड मतलब क्या भाई, पैसा रखने का स्थान, मनी मतलब पैसा, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, है ना। तो पैसा क्या के लिए रखा हुआ है यहां पर, लोन देने के लिए। स्ट्रक्चर कब बना है, 1944 में। गठन कब हुआ है, कब हुआ है गठन इसका, तो 27 दिसंबर 1945 में, और काम इसने चालू किया है 1 मार्च 1947। देखो 44 में संरचना, 45 में गठन, और 47 में इसने क्या चालू किया है, काम को चालू किया, ठीक है। काम जब चालू किया, काम जब चालू किया तो इसके साथ शुरू में 29 देश थे। प्रारंभ में याद रखना इसके लिए, प्रारंभ में आईएमएफ के साथ 29 सदस्य देश शामिल थे। 29 सदस्य देशों के साथ आईएमएफ की शुरुआत हुई, और 29 सदस्यों में एक जो कोर मेंबर था वो भारत भी था। याद रखना इस बात को, हम आजाद भले नहीं हुए थे, ठीक है। देखो हमारा टाइम भी चल रहा है, मार्च, हम कब हुए आजाद, 15 अगस्त को, लेकिन आजादी से पहले ही, अच्छा, संस्था में हम लोग शामिल हो गए थे 45 में, तब तो आजादी की बात, ठीक है, उस स्तर पर पहुंची भी नहीं थी। तो ऐसा कहते हैं कि लोग बहुत अच्छा सोचे थे इसलिए क्या हो गए, ठीक है, शामिल हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड का हमारा जो भारत था उपनिवेश जैसा था, तो लोग उससे जुड़े हुए थे, तो आके वहां पे जुड़ गए, ठीक है। जैसा भी हो जुड़े तो, ठीक है, जुड़ गए, किससे जुड़ गए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत जुड़ गया। अच्छा, तो ये संस्था बन गया, तो इसका एक मुख्यालय हो गया, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी में इसका 2 मुख्यालय है। एक मुख्यालय इसका जेनेवा में है, और एक मुख्यालय इसका पेरिस में। 2 मुख्यालय है, कौन कौन सा, एक जेनेवा में है और दूसरा क्या, पेरिस में। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जब बना था उसके साथ कितने सदस्य थे, 29। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको, वर्तमान सदस्य 190। याद रखना, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि 189 मेंबरशिप था, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, लेकिन अभी इसका जो मेंबरशिप है 190, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं
इस चैप्टर को मिटाओ फिर अगला लिखो। ठीक है, ठीक है, लिख लिए, मिटा, स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, अब समझिए आप लोग इस बात को। जब जुड़ा था, प्रारंभ हुआ 1 मार्च 1947 को, तब इसके साथ सदस्य कितने थे? 29। वर्तमान सदस्य मैंने आपको बताया है 190, 190। 190 सदस्यों में जो पहला सदस्य था नंबर 1 का, पता है? प्रथम इसका मेंबर ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसी की सोच से उपजा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसलिए पहला ये तो रहेगा ही रहेगा। अंतिम सदस्य, अगर बात करें हम लोग क्या अंतिम सदस्य की, ठीक है, अंतिम सदस्य मतलब कौन से नंबर का? 190वां। 190वां सदस्य है एंडोरा। एंडोरा एंडोरा क्या है? 190वां सदस्य है। याद रखना किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखना इसमें 150 से ज्यादा सदस्य देशों के लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बताना, 150 से अधिक देशों के लोग यहां क्या करते हैं? काम करते हैं भाई। कहां काम करते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 150 से ज्यादा देश के जो लोग हैं यहां पर काम करते हैं। अब आपको याद ये रखना है ये संस्था बन गया था, ठीक है, संरचना इसके 1944 में बनी, गठन 45 में हुआ, ठीक है, और काम करना चालू किया 47 में। लेकिन इसको अमेरिका ने, ठीक है, अपना लीगल पार्ट नहीं बनाया था, लीगल संस्था का दर्जा नहीं दिया था। लीगल संस्था का दर्जा दिया नवंबर में, ठीक है। नवंबर में, नोट में इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1947 ईस्वी में अमेरिका ने, और अमेरिका कैसा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने IMF को अपने अभिकरण के रूप में स्वीकार किया। भैया आजादी के बाद भी नहीं किया था, स्वीकार कब किया? नवंबर। तो नवंबर में लीगल हुआ है, एटलीस्ट लीगल कब हुआ है? नवंबर। तो ये तो संस्था बनी, ठीक है। क्या संस्था बना? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में सोचे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। उसके बाद, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 इसको क्या किया गया? स्ट्रक्चराइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, और इसके बाद, ठीक है, वर्क इसने स्टार्ट किया। कब किया भाई? 1 मार्च 1947। आपको याद ये रखना है कि जब स्टार्ट हुआ था तो 29 मेंबर्स थे। एट प्रेजेंट इसमें 119 मेंबर है, 190 मेंबर है। याद ये भी रखना है कि 150 से ज्यादा देशों के लोग इस संस्था में काम करते हैं, ठीक है। और याद ये भी रखना है कि जब ये ऑर्गेनाइज हो गया था, काम करने लगा था, तो भी अमेरिका ने इसको अपने एक लीगल पार्ट के रूप में इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नवंबर 1947 में इसको अमेरिका ने अपने एक लीगल पार्ट के रूप में क्या किया? एक्सेप्ट किया। किसको किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपको याद रखना है कि इसका काम क्या है भैया, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था को बनाया गया, तो देख लेते हैं। उद्देश्य,
भाई कोई भी संस्था बिना उद्देश्य के तो बनाई नहीं जाती। अगर ठीक है मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरा भी कोई उद्देश्य है, लोग मुझसे जुड़े, मुझे आर्थिक लाभ हो, ये मेरा उद्देश्य है ना। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो कोई भी संस्था जब बनती है, ठीक है, तो उसका एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इसका भी एक क्या है, उद्देश्य। पहला उद्देश्य, उद्देश्य नंबर 1, पहला उद्देश्य कहता है अल्प विकसित देशों को विकास हेतु ऋण प्रदान करना। अल्प विकसित देशों को विकास हेतु ऋण प्रदान करना। ये हमारे लाभदायक है कि नहीं है? बिल्कुल लाभदायक है। जैसे आप लोग देखते हो कि हमको हॉस्पिटल बनाना है अपने राज्य में, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम क्या लेंगे, लोन। फिर हमने हॉस्पिटल बनाया, लोगों को सुविधा दी, उधर से जो पैसा आया धीरे धीरे करके हम लोग क्या किए, लोन चुकाए। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है। तो लोन वो दिया हमको, इससे हमारा क्या हुआ, विकास हुआ। अभी जैसे समझते हैं हम लोग, हमको क्या लेना होता है, गाड़ी, हमको जरूरी है गाड़ी लेना, तो गाड़ी का पैसा हमको एक बार में देना नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या ले लेते हैं, लोन लेते हैं, धीरे धीरे करके पैसा उसका चुकाते जाते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, विकास होता है, हमको गाड़ी भी मिल जाता है और हम पैसा धीरे धीरे करके दे सकते हैं। तो पहला बात है अल्प विकसित देशों को क्या, विकास हेतु ऋण प्रदान करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार का ये क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार का संतुलन बनाए रखना। इंटरनेशनल मार्केट को बैलेंस रखता है। इंटरनेशनल मार्केट को क्या करता है, बैलेंस रखता है। बैलेंस कैसे रखता है, पैसे को लेकर, ठीक है, कहीं पर लिक्विडिटी ज्यादा ना हो जाए। पता चला किसी देश में मुद्रास्फीति आ गई, किसी देश में मंदी की स्थिति आ गई, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, ठीक है, क्या करता है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, इसके अलावा विनिमय दरों में, कौन सा दर, विनिमय दर, विनिमय मतलब लेन देन का दर, जैसे डॉलर का रेट बढ़ गया, रुपया का रेट कम हो गया, इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, विनिमय दर। तो विनिमय दरों में क्या करता है, स्थिरता बनाए रखता है। तीसरी बात को याद रखना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखता है। विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखता है, ताकि क्या ना हो भाई, किसी भी जगह पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन या फिर मंदी की स्थिति ना। ठीक है, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को क्या देता है, बढ़ावा देता है। चौथा, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। कौन देता है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चार उद्देश्य, पहला है अल्प विकसित देशों को विकास के लिए लोन देना, बहुत अच्छा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य का, अंतरराष्ट्रीय बाजार का यह संतुलन बनाए रखता है। विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखने में सहायता रखता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये इसका उद्देश्य, ये चारों उद्देश्यों को याद रखना। उद्देश्य को डायरेक्टली मेंस में पूछता है, ठीक है, तो ये याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बने। ठीक है, मिटा देता हूं मैं चारों उद्देश्य को। चार उद्देश्यों को याद रखेंगे तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अब इसका काम क्या है। अच्छा, उद्देश्य और कार्य में कुछ लोगों को अंतर नहीं होता। ठीक है,
उद्देश्य और कार्य में कुछ लोगों को अंतर नहीं पता होता। उद्देश्य मतलब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो क्या है, काम। जैसे कि मेरा उद्देश्य क्या है, अर्थ कमाना, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा क्या है, कार्य, लेकिन उद्देश्य क्या है, अर्थ की प्राप्ति करना। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। तो कार्य क्या क्या है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, ठीक है, बाजार भुगतान को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, चीजें एकदम सेम है। पहला कौन सा प्रणाली है, ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक मतलब मुद्रा की बात करेगा, पैसा की बात करेगा। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जैसे विनिमय दर एवं अंतरराष्ट्रीय भुगतान को बढ़ावा देता है। विनिमय दर और अंतरराष्ट्रीय भुगतान को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय भुगतान को बढ़ावा देता है और विनिमय दर को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है, ये इसका काम। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों की बीच, दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच जैसे कि लेन देन होना है, तो इसके लिए जो नियम व्यवस्था है वो कौन बनाता है, IMF ही बनाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच लेन देन IMF के माध्यम से ही होता है। तो अगर भारत पैसा लेगा अमेरिका से, तो उसमें मध्यस्थता कौन करेगा, IMF ही करेगा। ठीक है, एज अ गारंटर। मुद्रा की तरलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों में एक साथ, ठीक है, एक समान बनाए रखना। तरलता मतलब लिक्विडिटी, ठीक है, कि कहीं पर पैसे का वैल्यू ज्यादा मत हो जाए, कहीं पर पैसे का वैल्यू कम मत हो जाए। इन चीजों को मेंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करता है IMF। तो ये अगली बात है, मुद्रा की तरलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मुद्रा की क्या तरलता को पर विश्व के सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में मुद्रा की तरलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों में क्या करता है, एक समान बनाए रखता है, एक समान बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है भाई, कौन बनाए रखता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके बाद सदस्य देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर नजर रखता है। जो सदस्य देश होते हैं उनकी आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर नजर रखता है, और जब उसको कमी बेसी लगता है तो कुछ रिपोर्ट को जारी करता है और कहता है कि तुम्हारी ये स्थिति खराब है, तुम इसको क्या कर लो, सुधार। तो ये ठीक है, सदस्य देशों को क्या देता है, निर्देश भी देता है और उनसे आग्रह भी करता है। चौथी बात को समझिए। चौथी बात कहता है क्या, यह सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर, सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर नजर रखता है। देखिए क्या करता है, नजर रखता है। यह सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर क्या करता है, नजर रखता है IMF, और उनको क्या देता है, समय समय पर रिपोर्ट देता है और उनको कुछ चीजों को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आग्रह करता है।
तो यार यहाँ पर आपने काम देखा, पहला काम अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जैसे विनिमय दर और क्या अंतरराष्ट्रीय भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच पैसे का जब लेन देन होता है तो मध्यस्थता इसी का होता है। इसके अलावा मुद्रा की तरलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मेंटेन रखता है। इसके अलावा सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर क्या करता है, नजर ये रखता है। तो ये चार इसके क्या हो गए, काम हो गए। चारों कामों को याद रखना, पेपर में आते हैं। अब इसके अलावा इसका रिपोर्ट समय समय पे इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। इसके कुछ रिपोर्ट है जो आपसे प्रश्न में प्रीलिम्स में और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि IMF द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट, IMF द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट कौन सा जारी वो करता है, पहला रिपोर्ट वो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। दूसरा ये जारी करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल ग्लोबलिटी, ग्लोबलिटी, सॉरी ग्लोबलिटी नहीं स्टेबिलिटी होगा, सॉरी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा इसका जो रिपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मॉनिटर, फिस्कल मॉनिटर। तीन रिपोर्ट, पहला क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और तीसरा है क्या, तीसरा है फिजिकल मॉनिटर। तीन रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है और तीनों रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है। अब यार जो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, आखिरी में थोड़ा सा ही बात बच गया है। भारत और IMF के बीच में रिलेशन, भारत और IMF, भारत और IMF, इंडिया और IMF। तो इंडिया और IMF के बारे में सबसे पहली बात यह है कि जो भारत है IMF का कोर मेंबर है। कौन सा मेंबर है, कोर मेंबर है, संस्थापक सदस्य है। तो पहली बात इसी को याद रखना, भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। कैसा सदस्य है, संस्थापक, ऑर्गेनाइज करने वाला, ठीक है, स्टैंड करने वाला जो मेंबर है उन मेंबर में से एक मेंबर है क्या, भारत। दूसरा, भारत का जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है IMF बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का पदेन गवर्नर होता है। जो भारत का वित्त मंत्री होता है, भारत का वित्त मंत्री, किसका, IMF की, भारत का वित्त मंत्री जैसे कि कौन था, अरुण जेटली, अभी कौन है, निर्मला सीतारमण है, ठीक है। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में, IMF के क्या, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में पदेन क्या होता है, मंत्री होता है या फिर प्रभारी होता है। पदेन क्या होता है, प्रभारी होता है, ठीक है। पदेन सभापति होता है, प्रभावी होता है, सॉरी गवर्नर एक शब्द यूज करते हैं, पदेन क्या होता है, गवर्नर होता है। जैसे कि कहते हैं ना राज्यसभा का सभापति, ठीक है, क्या होगा, राज्यसभा का, सॉरी कहते हैं उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति
होगा। मतलब जब तक राज्यसभा में रहेगा वो सभापति रहेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति की जगह पर काम करेगा तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। यहीं पर कहता है कि भारत का जो वित्त मंत्री है, भारत का जो वित्त मंत्री है आईएमएफ बोर्ड का पदेन गवर्नर है। मतलब आईएमएफ का गवर्नर नहीं है तो ये जो भारत का वित्त मंत्री है उस गवर्नर के जगह पर जाके क्या करेगा, काम करेगा। ये पदेन गवर्नर है, ठीक है, किसका, भारत का। तीसरी बात याद रखना, यहां प्रत्येक देश में वैकल्पिक गवर्नर मतलब राज्यपाल होता है। इसके लिए क्या, प्रत्येक देश में एक वैकल्पिक राज्यपाल होता है, ठीक है। और भारत का जो वैकल्पिक राज्यपाल होता है इसके लिए, किसके लिए, आईएमएफ के लिए। आईएमएफ के लिए लिख देता हूं, ये आपको याद रखना है, आईएमएफ हेतु भारत का वैकल्पिक गवर्नर आरबीआई का गवर्नर होता है। याद रखना, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो वैकल्पिक गवर्नर होता है, किसका, आईएमएफ का, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी। अब यार एक कोटा होता है इनका, कंट्रीब्यूट का कोटा। जैसे जिस आदमी ने आईएमएफ में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा रहेगा। तो कोटा क्या होता है, एक सिंपल से शब्दों में, जितना पैसा जिसने ज्यादा दिया है, कोटा मतलब पैसा, जिसने ज्यादा पैसा दिया है उसका कोटा सबसे ज्यादा रहेगा, जिसने कम पैसा दिया है उसका कोटा कम रहेगा। तो याद रखना, कोटा सबसे ज्यादा है अमेरिका का 17%। कितना कोटा है, 17%। मतलब आईएमएफ में जितना पैसा है उसका 17% कौन दिया है, अमेरिका। भारत का स्थान अगर पूछता है तो भारत का स्थान यहां लिख देता हूं, भारत का स्थान 8वां है। कंट्रीब्यूट कितना किया भारत ने पैसा, भारत ने किया 2.76%। भारत का कोटा कितना है भाई, 2.76%। सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया है, अमेरिका ने, जबकि भारत का स्थान पैसा देने में कौन सा है, 8वां, ठीक है। सबसे आखिरी में 190वां, ये तुवालू है। क्या है, तुवालू सबसे आखिरी है, 190वां है, आखिरी में पैसा दिया है, सबसे कम इसका कंट्रीब्यूट है, और पहला क्या है इसका, अमेरिका है। तो यहां पर भारत और आरबीआई का रिलेशन, पहली बात क्या है, भारत आईएमएफ का कोर मेंबर है। दूसरी बात क्या है, भारत का केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है आईएमएफ का पदेन गवर्नर होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री आईएमएफ का क्या होता है, पदेन गवर्नर होता है। तीसरी बात आपको मैंने समझाया है, एक वैकल्पिक राज्यपाल भी होता है। वैकल्पिक राज्यपाल कौन होता है, तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो आईएमएफ का वैकल्पिक गवर्नर भी होता है। इसके बाद भारत का कंट्रीब्यूशन किसमें, आईएमएफ में 2.76% है, इसीलिए उसका वोट का वैल्यू भी 2.76% ही होगा। इसके बाद एक और बात है, भारत ने जो कर्जा लिया था, जैसे कि एक कर्जा के बारे में आप लोग छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं, 1980 में महानदी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए भारत ने क्या लिया था, कर्जा लिया था। किससे लिया था, विश्व बैंक से। तो विश्व बैंक कर्जा भारत को देगा, लेकिन उसमें सहयोग कौन करेगा, आईएमएफ, ठीक है। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार से जितना भी कर्जा लिया था, याद रखना 2000 तक सारे कर्जे को क्या कर दिया, वापस कर दिया है। अब भारत सिर्फ देता है किसको, आईएमएफ को। आईएमएफ से अभी तक भारत ने कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। और आईएमएफ की एक अपनी मुद्रा है एसडीजी। एसडीजी को मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है।
अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो।